हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है विभवमापी पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल जो विभवमापी पे पोटेंशियोमीटर पे आधारित है। सवाल ये है, चलिए पहला सवाल लगाते हैं, 4-5 सवाल लेंगे। लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक विभवमापी के तार की लंबाई, एक विभवमापी के तार की लंबाई 10 मीटर तथा प्रतिरोध 20 ओम, तथा प्रतिरोध 20 ओम है। तार की लंबाई 10 मीटर है, प्रतिरोध तार का कितना है 20। इसके श्रेणी क्रम में 2 वोल्ट, इसके श्रेणी क्रम में 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब की एक सेल, 2 वोल्ट के विद्युत वाहक बल्ब की एक सेल तथा 980 ओम का तथा 980 ओम का एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ज्ञात कीजिए पहला सवाल क्या है, विभवमापी की विभव प्रवणता, विभवमापी की विभव प्रवणता। दूसरा सवाल, तार के मध्य बिंदु पर संतुलित होने वाली सेल का विद्युत वाहक बल, तार के मध्य बिंदु पर संतुलित होने वाली सेल का विद्युत वाहक बल। तीसरा है, इस विभवमापी द्वारा नापा जा सकने वाला अधिकतम विद्युत वाहक बल। इस विभवमापी द्वारा नापा जा सकने वाला अधिकतम विद्युत वाहक बल, अधिकतम विद्युत वाहक बल। ठीक, तो ये हमारा सवाल है, बहुत ही सिंपल है। ठीक, सवाल है कि एक विभवमापी है, इसके तार की लंबाई 10 मीटर है, प्रतिरोध तार का 20 ओम है, यानी जिसको हम लोग R मानते थे। श्रेणी क्रम में 2 वोल्ट के विद्युत वाहक बल की एक सेल लगी हुई, यानी सेल का मतलब वही बैटरी जो लगी हुई, और 980 ओम का एक प्रतिरोध है, वो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध यहाँ नहीं दिया हुआ है, आंतरिक अगर होता तो आंतरिक भी लेते, हालांकि आंतरिक को मैं बताया भी गया था, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। ज्ञात करना है विभवमापी विभव प्रवणता, जानते हैं K बराबर B/L।
एकांक लंबाई विभवमापी के तार के एकांक लंबाई विभव को विभव प्रवणता कहते हैं। तार के मध्य बिंदु पर यानी कि 5 मीटर पर संतुलित होने वाले सेल का विद्युत वाहक बल, जो सेल अलग से लगाएंगे यानी E1 बराबर KL1, और इस विभवमापी द्वारा नापा जा सकने वाला अधिकतम विद्युत वाहक बल, मतलब अधिकतम विद्युत वाहक बल कितना नापा जा सकता है, तो वो जो तार का विभवांतर होता है वही होता है। ठीक, तो विभवमापी की प्रवणता। ठीक, तो पहली बात है कि हम देखेंगे कि मुख्य परिपथ में कितना धारा बह रही है। तो जो हमने सिद्धांत बताया था, तो पहले हमने यही बताया था कि विभवमापी के मुख्य परिपथ में प्रवाहित धारा के बाद फिर तार का प्रतिरोध, फिर विभव प्रवणता, यही 3 चीज़ आया था कि धारा मापी के मुख्य परिपथ में कितना करंट बह रही है, फिर तार के सिरों का विभवांतर कितना है, ये सारी चीज़ें आई थी, और फिर विभव प्रवणता आया था। तो पहले हम विभवमापी के तार की लंबाई क्या होगी, तो विभवमापी के तार की लंबाई हम क्या लिखते हैं, तो लंबाई को L यानी कि 10 मीटर है। ठीक, इसके जो सेल E क्या है, जो ज्ञात बैटरी होती है वो 2 वोल्ट है। ठीक, आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पे 0 है, और जो तार का प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ा गया जिसको R डैश है वो 980 ओम है। ठीक, और तार का जो प्रतिरोध R है वो कितना है, तार का प्रतिरोध R है 20 ओम है। ठीक, तो मुख्य परिपथ में धारा क्या हो जाएगी, मुख्य परिपथ में धारा E बटे कुल प्रतिरोध R डैश प्लस स्मॉल r, ये होता है। तो जैसे जैसे सिद्धांत हमने लिखवाया हो वही तरह चलेंगे। ये 2 वोल्ट है और ये 20 ओम है, 980 है प्लस 0, तो 2 ये हो जाएगा 1000, यानी कि 2 × 10⁻³ एम्पियर करंट आ जाएगा। अब तार का विभवांतर क्या होगा, तो जानते हैं तार का विभवांतर V बराबर होता IR, I हमारा 2 × 10⁻³ और R कितना है उसका, तार का 20 ओम। तो ये नाप कितना सकता है, 40 × 10⁻³ या हम इसको लिख सकते हैं 4 × 10⁻³ इतना वोल्ट वो अधिकतम नाप सकते हैं। बाद में लिखेंगे कि अधिकतम नापा जा सकने वाला विद्युत वाहक बल जो होता है वो तार का ही विभवांतर होता है। क्या होता है, तार का विभवांतर होता है, वही ये होता है। ठीक, तो हमारा पहला सवाल था कि तार विभव प्रवणता जो होगी वो हो जाएगी K बराबर V/L, ये होती है। V कितना है हमारा, 4 × 10⁻² वोल्ट, और L कितना है 10 मीटर। तो 2 × 4 2 × 25 10, 2/5 × 10⁻², यानी कि ये यानी कि हमारा हो जाएगा ये 1 किलो या 10 पावर 3 होंगे, 20 5 4 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। ठीक, एक पावर माइनस बढ़ा देंगे या
तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 5 चौक को 20, ये पावर माइनस वाली पड़ जाएगी। तो 4×10 के घाते ऋण 3 वोल्ट पर मीटर आएगा। ठीक, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नीचे का मिटा दें। चलिए, अब क्या है, अब दूसरा सवाल है कि तार के मध्य बिंदु पे एक सेल है जो मध्य बिंदु पे संतुलित हो रही है। तो जो अज्ञात सेल जो है, अज्ञात सेल की संतुलन की लंबाई, ये दूसरा सवाल था, ये पहला था। अज्ञात सेल के संतुलन की लंबाई L1 है वो 5 मीटर होगी। मध्य बिंदु टोटल 10 मीटर है तो 5 मीटर होगी। तो संतुलित होने वाली सेल का विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? संतुलित होने वाली सेल का विद्युत वाहक बल, हम इसको E1 कहते हैं, हो जाएगा KL1। ऐसा आया था, जैसे हम लोग थ्योरी में चले थे वो भाव ऐसे लगाए, बहुत आसान सवाल है। तो K की वैल्यू आई है 4×10 के घाते 3, L1 किया है 5 मीटर। E1 हो जाएगा 20 10 के घाते 4 वोल्ट, या इसी को 2×10 के घाते 2। ठीक, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 2 वोल्ट। इसी में तीसरा है, इस विभवमापी द्वारा नापा जा सकने वाला अधिकतम। तो अधिकतम जो विभवांतर होता है वो तार का ही विभवांतर होता है, हालांकि हमने उसको निकाल दिया है पहले ही। तो इस विभवमापी द्वारा नापा जा सकने वाला अधिकतम विद्युत वाहक बल क्या होगा? वो तार का विभवांतर। ठीक, तो इस विभवमापी द्वारा नापा जा सकने वाला अधिकतम विद्युत वाहक बल वो होगा ना तार का विभवांतर। याद रखिएगा, तार का विभवांतर, यानी कि अब चाहे तो इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। B बराबर क्या होता है? KL, हालांकि B बराबर IR से भी निकल सकता है। तो K की वैल्यू कितनी आई है? K की वैल्यू आई है 4×10 के घाते 3 और L की वैल्यू 10 है। वही कहने का मतलब है 4×2 वोल्ट। जैसा कि है तार का विभवांतर IR से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। चलिए, पहले सवाल में क्या होगा कि जो हमको दिया है वो पूरा लिख लेंगे बोर्ड पे, पूरा नाम सहित। हालांकि हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग नाम सहित लिखेंगे क्या क्या दिया है। ठीक, अब जैसे हमने जो
विभवमापी का सिद्धांत तुरंत पढ़ाया है, तो देखिए हूबहू वही सारी चीज़ें आएगा। मुख्य परिपथ में धारा, तार का विभवांतर, विभव प्रवणता, फिर विद्युत सेल संतुलन पे कब होती है, फिर अधिकतम विद्युत वाहक बल, तार का विभवांतर होता है, याद रखना है। फिर है दूसरा सवाल, देखते हैं। तो अधिकतम नापा जाने वाला विद्युत वाहक बल याद रखिएगा, वो तार का ही विभवांतर होता है। दूसरा सवाल है, एक विभवमापी के तार की लंबाई 10 मीटर है। एक विभवमापी के तार की लंबाई कितना है? 10 मीटर। तथा प्रतिरोध 1.2 ओम प्रति मीटर है। तथा प्रतिरोध 1.2 ओम है, लेकिन प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर लंबाई के तार का प्रतिरोध इतना है, तो 10 मीटर का 12 ओम हो जाएगा। इसके श्रेणी क्रम में एक अज्ञात प्रतिरोध, इसके श्रेणी क्रम में एक अज्ञात प्रतिरोध तथा 2 वोल्ट की विद्युत वाहक बल की एक सेल जुड़ी है। तथा 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक सेल जुड़ी है। ठीक, यदि 2.4 मिलीवोल्ट, यदि 2.4 मिलीवोल्ट विद्युत वाहक बल के एक सेल, विद्युत वाहक बल की एक सेल तार के मध्य बिंदु पर संतुलित होती है। तार के मध्य बिंदु पर संतुलित होती है, तो अज्ञात प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो अज्ञात प्रतिरोध की गणना कीजिए। ठीक, तो देखिए जो जो दिया है उसे हम लोग लिख लेते हैं। विभवमापी की तार की लंबाई, जिसको हम लोग यल से दिखाते हैं, यहाँ लिखेंगे पूरा, परीक्षा में पूरा लिखेंगे। विभवमापी की तार की लंबाई 10 मीटर। ठीक, तो प्रति मीटर लंबाई 1.2 ओम है। ठीक, एक मीटर लंबे तार का प्रतिरोध कितना है? 1.2 ओम है, तो 10 मीटर का कितना हो जाएगा? 12 ओम। तो अज्ञात प्रतिरोध क्या है? जो प्रतिवर्ती प्रतिरोध होता है वही R' को मालूम करना है। सेल, ज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल है जो 2 वोल्ट है। ठीक, और जो सेल इससे संतुलित हो रही है उसका विद्युत वाहक बल, जिसको हम E1 कहते हैं, वो कितना है? 2 मिलीवोल्ट, मतलब 2.4 गुणे -3 वोल्ट मिलीवोल्ट है। ठीक, संतुलन की लंबाई इसकी कितनी है? L1 है 5 मीटर, मतलब मध्य बिंदु पर। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि हमको मालूम करना R' किस फॉर्मूले में पड़ता है? मुख्य परिपथ में प्रवाहित धारा वाले में, जिसे मुख्य परिपथ में प्रवाहित धारा हो जाएगी
आर होता है, आर डैश होता है। ये आंतरिक प्रतिरोध 0 है, यहाँ पे लिख दीजिए आंतरिक प्रतिरोध 0। तो देखिए हमें क्या है, आंतरिक प्रतिरोध ये नहीं पता, ये नहीं पता, ये पता आई। ठीक, तो मुख्य परिपथ में प्रवाहित धारा हो जाएगी, उसी से चलेंगे जैसा हमारा सिद्धांत है ना। आप आगे चलेंगे, रिजल्ट अपने आप मालूम होता जाएगा कि आगे क्या आएगा। तो देखिए R 12 ओम है, ये पता करना है, और ये 0 है, I तो पता नहीं है। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा नीचे की I बराबर हो जाएगा 2/12 प्लस R डैश। ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगा तार का विभवांतर। देखिए उसी तरह से चलेंगे जैसे हम लोग सिद्धांत में हूबहू लिखा है। V बराबर आई आर होता है, तो I की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। I क्या है, 2/R12 ज्ञात तार का जो प्रतिरोध और ये जो परिवर्ती प्रतिरोध होता है ये, और R हमारा कितना होता है, 12। ठीक, तो यहाँ से जैसे B हो गया 2R/12 प्लस R डैश, 12 गुना 24 होगा ना, ये वोल्ट हो जाएगा इतना। और विभव प्रवणता यहाँ से निकाल लेंगे तो K बराबर V/L होता है। V की वैल्यू तो ये पता है क्या है, 24/12 प्लस R डैश, और L से भाग होगा तो 1/L का मतलब हो गया L कितना है, 10 मीटर। ऊपर क्या हो जाएगा, भाग देंगे 2.4 हो जाएगा। तो हमारी विभव प्रवणता 2.4 12 प्लस R डैश आएगा। ठीक, तो हमारी K की वैल्यू निकालना जरूरी है, क्योंकि ज्ञान सेल जो संतुलित सेल का जो विद्युत वाहक बल ये है तभी संतुलित होती है। तो सूत्र हमें पता होता है कि E1 बराबर क्या हो जाएगा, KL1। E1 बराबर क्या हो जाएगा, KL1। तो यहाँ से K बराबर क्या हो जाएगा, E1/L1। अब E1 L1 की वैल्यू भी पता है, K की वैल्यू भी पता है, तो यहाँ पे रख देंगे। K की वैल्यू है 2.4 12 प्लस R डैश, और E1 की वैल्यू पता है 2.4 पूरे 10⁻³ और L1 की पता है 5 मीटर। अब इसी को हल कर देंगे, इसीलिए हम लोग K निकाले यहाँ पे। तो आप हर सवाल में K तक पहुँचेंगे, पहले I निकालेंगे, फिर V, फिर K, फिर अपने आप सवाल पता चल जाएगा हमें मालूम क्या करना है। तो देखिए K के इक्वेट कर दीजिए E1 L1 की वैल्यू, इसलिए यहाँ पे आए कि हमको E1 L1 पता है, और ये E1 बराबर KL1 होता है, जैसे हमने पीछे बताया था। L लंबाई का विभव प्रवणता जो होते हैं, क्या नाम है, किसी भी लंबाई का हम विद्युत वाहक बल निकाल सकते हैं ना। जैसे L लंबाई का विभव पतन जो होता है, विभवांतर V है, एकांक लंबाई का V/L है, तो किसी भी लंबाई, जैसे L1 लंबाई का होगा तो V/L L1, इसी को हम लोग KL1 कहते हैं। मान लीजिए उससे इतने संतुलित होती है, यही तो आया था पीछे। तो आप थ्योरी पे जाइए। 2 दिन यहाँ पीछे वीडियो नहीं बन पाई थी, थोड़ा सा कुछ व्यस्तता थी। अब यहाँ से हल कर लीजिए, ये 12 प्लस R डैश, एक मिनट, यहाँ से देखिए ये तो कट ही जाएगा दोनों से, देखिए। ठीक, तो 12 प्लस R डैश
और गुणे 10 के घाते ऋण 3 इधर 5, या 12 प्लस आर डैश हो जाएगा तो 5/10 के घाते ऋण 3 ऊपर हो जाएगा 10 के घाते 3, यानी कि 12 प्लस आर डैश बराबर ये हो जाएगा 5000। तो आर डैश उधर जाके 5000 में से 12 घट जाएगा, आर डैश कितना हो जाएगा 4988, 4988 ठीक। 12 घटाएंगे तो मान लीजिए 4000 बचता है, 1000 में से 12 घटाएंगे तो 88 बचेगा 900 ना, वही 4988। ठीक, तो इस तरह से इस सवाल को लगाएंगे। चलिए तीसरा सवाल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा जो इस तीसरा सवाल है, लिखा है एक विभवमापी के तार की लंबाई 10 मीटर, एक विभवमापी के तार की लंबाई कितना है 10 मीटर। इसके सिरों पर 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक सेल जुड़ी, मतलब ज्ञात सेल जो बैटरी हमारी होती है, इसके सिरों पर 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल की 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक सेल जुड़ी। तार की 2 मीटर लंबाई पर, तार की 2 मीटर लंबाई पर संतुलित होने वाली सेल का विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। संतुलित होने वाली सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। बल की गणना कीजिए। ठीक, इस विभवमापी से कितना अधिकतम विद्युत वाहक बल नापा जा सकेगा। इस विभवमापी से कितना अधिकतम विद्युत वाहक बल नाप सकते हैं। एक वोल्ट विद्युत वाहक बल की सेल तार की कितनी लंबाई पर संतुलित होगी। 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल की सेल तार की कितनी लंबाई पर संतुलित होगी। पहले सब चीज हल करते वक्त सब चीज लिख लेते हैं। पहला काम है दिया कैसे, आसानी हो जाती है। कौन सा फार्मूला लगाएंगे। लंबाई तार की 10 मीटर, ज्ञात बैटरी जो है वो 2 वोल्ट की है। तार की 2 मीटर लंबाई पर संतुलित होने वाली सेल की विद्युत वाहक मतलब L1 2 मीटर है और E1 हमको पता करना है। वही
फिर कह रहा है कि इस विभव मापी से कितना अधिकतम विद्युत वाहक बल नापा जा सकता है, वो तार के विभवांतर के बराबर होता है। फिर कह रहा है कि 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल की सेल तार की कितनी लंबाई पर संतुलित होगी। यानी उसी में बढ़ा दिया है कि अगर सेल एक नीचे है कि यदि E1 जो है 1 वोल्ट आ जाए तो L1 क्या होगा, ठीक। और इसमें जो है तार की तार ये सारे प्रतिरोध जो इसमें 0 दे दिए हैं, जैसे कि ये R' 0 है, ये 0 है, ठीक। अब इसमें फिर वही शुरू करेंगे कि मुख्य परिपथ में प्रवाहित धारा, मुख्य परिपथ में प्रवाहित धारा जानते हैं 2/R प्लस तार का प्रतिरोध तो होगा, ऐसा पूछा है। तार का प्रतिरोध तो 0 हो नहीं सकता, वो तो रहेगा। ये 0 + 0 मतलब 2/R, ठीक। विभवांतर क्या हो जाएगा, V बराबर IR होता है, तो I की वैल्यू है 2/R गुणे R, ठीक। यानी कि 2 वोल्ट, इसीलिए वो चीज़ को 0 कर दिया है इनको, ताकि विभवांतर देखिए आसानी से निकलेगा। तो विभव प्रवणता निकाल लीजिए, ये इतना निकालने के बाद काम आसान होता है। V/L 2/L कितना है, 10 मीटर, यानी 1/5। इसको लिख सकते हैं 0.2 वोल्ट पर मीटर। 1 मीटर विभव पतन इतना होगा, 1/5 हो गया, या 0.2 वोल्ट पर मीटर आएगा, ठीक। अब पूछा क्या है, तार की 2 मीटर लंबाई पर संतुलित होने वाले सेल का विद्युत वाहक बल, तो मान लीजिए वो E1 है, हो जाएगा KL1। K की वैल्यू कितना है 0.2 और L1 की वैल्यू 2 मीटर। विद्युत वाहक बल वही चाहिए था ना, तो हो जाएगा 0.4 वोल्ट, ठीक। फिर कह रहा है कि अगर E1 1 वोल्ट हो तो L1 क्या होगा, जाहिर सी बात है E1 बराबर फिर वही लगा देंगे। E1 1 वोल्ट है, K हमारा पता है, L1 क्या होगा, तो K की वैल्यू क्या आई है 1/5 या 0.2, 5 दूनी 10 L1, तो L1 बराबर हो जाएगा 1/, वो आधा लंबाई पे होगा, यानी 10/2 यानी कि 5 मीटर, ठीक। और इस विभव मापी से कितना अधिकतम विद्युत वाहक बल नापा जा सकता है, तो तार के विभवांतर के बराबर। अधिकतम विद्युत वाहक बल, अधिकतम विद्युत वाहक बल, यानी कोई तार का विभवांतर V बराबर जैसे हम KL कह सकते हैं या IR कह सकते हैं। तो K हमारा मिला हुआ है 2 और L हमारा 10 है, यानी 2 वोल्ट। तो जो हमारा सेल जुड़ी है उसी के बराबर नापा जा सकता है 2 वोल्ट, ठीक है ना।
अधिकतम कितना नाप सकते हैं? याद रखना कि विभवमापी से नापा जा सकने वाला किसी सेल का अधिकतम विद्युत वाहक बल होता है उसके तार का विभवांतर जो होता है। तो अगर कोई आंतरिक प्रतिरोध नहीं जुड़ा है, कोई इस तरह का प्रतिरोध नहीं जुड़ा है, न कोई परिवर्ती प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है उतने के बराबर। अगर आंतरिक प्रतिरोध जुड़ा है तो जाहिर सी बात है कुछ विभव पतन हो जाएगा, तो जो तार का विभवांतर होगा उसी के बराबर नापा जा सकता है। तो तार का विभवांतर होगा उसी के बराबर क्या होगा, नापा जा सकता है। तो अगर करंट किसी तार में बह रही है और सेल का आंतरिक प्रतिरोध है तो उसको घटा करके जो आएगा वही विभवांतर जो है नापा जा सकता है किसी ज्ञात सेल का, यानी अधिकतम। उससे कम तो नापेंगे ही। ठीक, अगर ज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल ही उस तार के विद्युत वाहक बल से अधिक हो तो उसे नापा नहीं जा सकता, क्योंकि संतुलन पॉइंट जो है वो मिलेगी। तो उसी पे आधारित कुछ सवाल हैं। ठीक, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे 2 वोल्ट इसलिए आए कि आंतरिक प्रतिरोध 0 है सेल का, जो ज्ञात सेल। इसमें देखिए हमने तीनों सवाल में एक चीज देखा कि मुख्य परिपथ में धारा, तार का विभवांतर और के निकालना बहुत महत्वपूर्ण है तीनों में। तो ऐसा ही सिद्धांत उसका पढ़ा गया था। तो ये 3 चीज निकाल लेने के बाद फिर दिमाग काम करने लगेगा कि हमें मालूम क्या करना है। ठीक है ना? आप इधर उधर करेंगे, हर सवाल का आंसर मिल जाएगा, कोई ज़्यादा कठिन नहीं। तो सीधा सीधा था। अब थोड़ा सा ट्रिक है, ये देखते हैं। तीन चार सवाल और देख लेते हैं। चलिए, जैसे ये पहला सवाल है, बहुत सिंपल है। कभी कभी फिगर का भी सवाल देता है। जैसे ये सेल है, ज्ञात सेल है, और इससे जो है L मीटर लंबा तार होता है, Q मीटर लंबा तार होता है। मान लेते हैं ये 10 मीटर है, सर्वो सवालों में लगभग 10 मीटर, जिससे एक सेल जुड़ी है, जिसे मीटर जुड़ा है G, और वो संतुलित हो रही है सेल। ये मान लीजिए X मीटर या L मीटर, L1 या X, L1 मान लेते चलो। और ये E जो है हमारा 20 वोल्ट का है। फिगर वाला भी सवाल आता है। ठीक, तो यहाँ पे जब गैल्वामीटर में कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है तो L1 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या कह रहा है कि संतुलन की स्थिति में L1 का मान ज्ञात कीजिए। सवाल है कि संतुलन में स्थिति में, यानी कि गैल्वेनोमीटर में कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है ना, वही
यहाँ की जी के थोड़ी गैल्वेनोमीटर होता ना कि संतुलन की स्थिति में L1 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है। L1 का मान ज्ञात कीजिए और ये दिया हुआ है E1 हमारा जो दिया है वो 8 वोल्ट। जैसे बात है, यहाँ पे तार ओर का कोई प्रतिरोध नहीं दिया है, ना आंतरिक प्रतिरोध है ना बाह्य प्रतिरोध है प्रवर्ती जिसको बढ़ा करके इसका सेंसिटिविटी बढ़ाई जाती है, ना इसका आंतरिक प्रतिरोध दिया, सब जीरो है यहाँ पे मान लीजिए। हाँ, यल जो हमारा हो 10 मीटर दिया है, तो जाहिर सी बात है कि हमें E1 संतुलित हो रही है L1 लंबाई पे, तो हम जानते हैं E1 बराबर होता है कि L1, और E1 जो है हमारा वो 8 वोल्ट है और K होता है V/L और गुणे L1। तो यहाँ पे क्या है, K की वैल्यू निकालना है, तो V तार का जो प्रतिरोध होता है, तो V जो है क्या है 20 वोल्ट आएगा। यहाँ पे V बराबर निकालना होता है IR, है ना। तो V/L यहाँ तो चूँकि आंतरिक प्रतिरोध इसका 0 है यहाँ पे, तो इस सेल का जो विद्युत वाहक, तार का जो विद्युत वाहक बल होगा वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। जानते हैं कि V बराबर E माइनस IR होता है, क्योंकि R इक्वल टू 0 है तो V बराबर E होगा। ठीक, तो आप या तो निकाल भी सकते हैं, यहाँ पे L तो हमको पता है 10 मीटर, V निकाल सकते हैं, V IR से निकाल सकते हैं। I बराबर होगा 20 बटे करंट निकालना है, तो तार का प्रतिरोध नहीं दिया हुआ है तो इसलिए करंट नहीं, ये वाला फार्मूला निकालेंगे, क्योंकि हम हाँ चलिए ये V निकल जाएगा, R प्लस 0 प्लस 0 हो जाएगा ये करंट, और इससे जो है इंटू R, तो V बराबर हो जाएगा 20/R गुणे R, मतलब करके V बराबर 20। तो आप उससे भी निकाल सकते हैं V बराबर E माइनस IR से। तो ये 8 हो गया, ये 20 और ये 10, और हमें यहाँ पे L1 या X 10 दूना 20, तो L1 to L1 बराबर 8, तो L1 बराबर 8/2 यानी 4 मीटर। ठीक, तो इस तरह से सवाल लग जाएगा। अब चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, मतलब कुछ कॉन्सेप्चुअल सवाल है, कॉन्सेप्ट पे आधारित, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। चलिए जैसे हमारा 50वां सवाल है, जैसे ये है, वोल्ट का है, ये 10 मीटर है,
L1 हमारा L, और यहाँ से जो सेल जुड़ी है ये L1 पे संतुलित हो रही है। यहाँ हमारा 20 वोल्ट है, जिसका मतलब ये 0 है, ये 20 है, प्लस इधर है तो ये 0 वोल्ट होगा, ये 20 वोल्ट होगा। यहाँ पे इसका इस समय आंतरिक प्रतिरोध दिखाया। संतुलन की स्थिति में आंतरिक प्रतिरोध का कोई यहाँ महत्व नहीं है। तो संतुलन होगी तो इसमें करंट बहेगी। मान लीजिए 2R है या R है, चलिए 2R पूरा 2 ओम है, या नहीं दिखाएंगे तो कोई बात नहीं, ठीक। तो इसमें x की वैल्यू निकालना है। और L1 की वैल्यू, तो इस तरह का सवाल हला बोर्ड में तो नहीं, ये कंसेप्चुअल है, ये उसमें है। तो देखिए यहाँ पे देखिए हमने जो कहा था कि जो सेल की पोलैरिटी होगी और जो सेल का विद्युत वाहक बल निकालना होगा उसकी पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। देखिए इसका माइनस इधर जुड़ा है, इसका इधर प्लस जुड़ा है। इस कंडीशन में संतुलन मिलेगा ही नहीं। जैसे यहाँ पे लिख दिया है 4 वोल्ट, तो इस कंडीशन में संतुलन पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर उस तरह से हम हल करना चाहें तो ये संतुलन की कंडीशन में है, तो इसमें करंट बहेगी नहीं, करंट नहीं बहेगी, विभव पतन नहीं होगा, क्योंकि L1 लंबाई का जो विभव होगा वही सेल का विद्युत वाहक बल होगा। तो कोई अगर नहीं जानेगा तो निकालेगा कि उसका विद्युत वाहक बल 20 वोल्ट है और V/L और गुणे L1। तो चूँकि यहाँ पे देखिए इसका आंतरिक प्रतिरोध 0 है, तो इसका मतलब जो है विद्युत वाहक बल इस पर भी रहेगा। तो इस तरह से निकालेंगे कि V/L1 ये 10 और L1 10 गुणे 20, 10 मीटर है, और V 20 वोल्ट है, और L 10 है गुणे 20, और L1 कितना आ जाएगा तब 20/2 यानी कि 10 मीटर। नहीं सॉरी, ये तो हम कहाँ से लगा दिए, सॉरी हम ये सूत्र जानते हैं E1 बराबर के L1। E1 हमारा यहाँ पे कितना देखेंगे संतुलन में 4 वोल्ट, के देखेंगे V/L गुणे L1, तो ये 4 हो जाएगा, ये 20 और ये 10 गुणे 20, तो L1 जो है 2 मीटर है, जबकि ये क्या है, गलत। क्यों? क्योंकि संतुलन मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि पोलैरिटी सेम नहीं है। देखिए इधर माइनस इधर प्लस, जैसे यहाँ पे 0 वोल्ट है तो यहाँ पे 0 वोल्ट होगा, संतुलन में यहाँ भी 0 वोल्ट होगा, करंट बहेगी नहीं तो यहाँ पे भी 0 वोल्ट होगा। तो जाहिर सी बात टोटल अगर 4 वोल्ट है तो यहाँ पे -4 वोल्ट होना चाहिए, ठीक, तभी तो घटाएंगे -4 तो जाकर के 4 वोल्ट आएगा, ठीक। तो जाहिर सी बात है कि अगर संतुलन की कंडीशन देखा जाए तो यहाँ का 0 वोल्ट, यहाँ का 4 -4, यहाँ का 4, तो यहाँ यानी हर जगह यहाँ का भी -4 वोल्ट होगा, सब जगह का यहाँ पर -4 वोल्ट होगा। अगर देखा जाए संतुलन अगर ये सेल में, तो क्या इस तार के किसी पॉइंट पे वोल्ट 4 वोल्ट आएगा माइनस? वो तो पूरा 20 वोल्ट है, तो पॉजिटिव वोल्ट आएगा ना, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट आके 20 वोल्ट, और ये संतुलन दिखा रहा -4 वोल्ट। तो क्या ये संतुलन कभी मिलेगा? नहीं मिलेगा, संतुलन नहीं मिलेगा।
देखिए जैसे ये 20 वोल्ट है तो एक हायर होता है एक लोअर, तो लोअर 0 है तो हायर 20 होगा। ठीक, तो इधर 0, यहाँ पे कुछ नहीं जुड़ा है प्रतिरोध, तो 0, यहाँ बीच में प्रतिरोध नहीं है 0, तो इसका भी 0 होगा। जाहिर सी बात इस बैटरी का विभवांतर 4 वोल्ट है, तो हायर का अगर 0 है तो लोअर का -4 होना चाहिए। अगर ये संतुलन में है तो ये -4 है, तो इस पॉइंट का भी विभवांतर यहाँ से यहाँ 0 है, तो यहाँ का भी -4 होना चाहिए। जाहिर सी बात है -4 वोल्ट आएगा ही नहीं, -4 वोल्ट क्या है, नहीं आएगा। कहाँ से आएगा, इसके बीच में पॉजिटिव वोल्टेज है ना, 20 वोल्ट, 1 से लेके 20 तक, -4 वोल्ट मिलेगा नहीं। इसका मतलब है कि संतुलन की स्थिति मिलेगी ही नहीं, नल पॉइंट नहीं मिलेगा, यानी कि संतुलन की स्थिति मिलेगी ही नहीं, संतुलन की स्थिति मिलेगी ही नहीं। ठीक, उस तरह आप झटके में देखेंगे L1 2 मीटर, तो 2 मीटर आएगा ही नहीं। वो तो इस तरह से पोलैरिटी अगर सेम होती तो 2 मीटर सही है। संतुलन की स्थिति क्या है, नहीं मिलेगी। ठीक, तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा या छठवां सवाल है, चलिए मिटा दें इसको। ये जो है हमारा 48 वोल्ट है, यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोधक इस बार लगा दिया जो कि 4 ओम का। ठीक, और ये तार जो इसमें लगा है ये 10 मीटर का है। और एक सेल इससे जुड़ी है, इसका विद्युत वाहक बल दे रखा है 12 वोल्ट। संतुलित हो रही है किसी लंबाई पर, वो L1 है। और इस तार का प्रतिरोध दे दिया है, कितना है, 8 ओम है। ठीक, तो इसमें L1 प्राप्त करना है। ठीक, क्या मालूम करना है, L1। तो ऐसा सवाल तो हमने अभी लगाया है, बहुत सिंपल है। इसके लिए पहला काम करेंगे कि आप अब वो निकालेंगे करंट, है ना। तो मुख्य परिपथ में धारा जो चीज़ दिया है वो लिख लेते हैं, जैसे E है 48 वोल्ट, R है 4 ओम, कैपिटल R है 8 ओम, और E1 है 12 वोल्ट, L1 पता करना। हाँ, और L है 10 मीटर। ठीक, तो जानते हैं ये होता है E बराबर R प्लस R डैश स्मॉल r। हाँ, R डैश यहाँ पे 0 है, परिवर्तित प्रतिरोध। तो यहाँ पे ये 48 वोल्ट है और R का मान 8 ओम है, और ये तो 0 है, ये 4, 8 4 12, 12 चौको 48, 4 एम्पीयर की करंट इसमें बहेगी। इससे में तो बहेगी नहीं, इस तरह से इधर बहेगी, संतुलन 4 एम्पीयर।
क्योंकि संतुलन की कंडीशन में इसमें कोई करंट नहीं बहती। अभी 12 वोल्ट है तो इसका मतलब है कि इधर जो है 12 है, इधर 0, 12 0। ठीक, अब हमें जो है ये तार का विभवांतर क्या होगा निकालना है। तार का विभवांतर V बराबर आई आर से, आई की वैल्यू 4, आर कितना 8, 8 चौको 32 वोल्ट। ठीक, तो ऐसा सवाल लगा चुके हैं। तो 32 वोल्ट हो गया हमारा। तो क्यों 32 आया? क्योंकि यहाँ पे टोटल आना चाहिए 48, 48 इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ आंतरिक प्रतिरोध हो गया। तो करेंगे 4 चौक 16 वोल्ट का विभव पतन हो गया, इसलिए 32 वोल्ट। यानी अधिकतम ये 32 वोल्ट के ही, अगर पूछा जाए कि ये अधिकतम कितने विद्युत वाहक बल की सेल को इससे नापा जा सकता है, तो हम निकालेंगे 32 वोल्ट। कितना? 32 वोल्ट। अगर इसमें सवाल कर दे कि इस विभवमापी से अधिकतम कितने विद्युत वाहक बल की सेल को नापा जा सकता है, तो 32 वोल्ट, जो तार का विभवांतर होता है, याद रखना। अब देखिए हमारा सूत्र जो है ये के निकाल लीजिए। विभव प्रवणता के बराबर होता है V बटे L। तो V की वैल्यू है 32 और L हमारा 10 है, 3.2 वोल्ट पर मीटर। या इसको ना निकाले तो हम जो है हमें E चाहिए, तो K L1 होता है, तो L1 चाहिए E1 बटे K। तो E की वैल्यू कितना है? E1 की वैल्यू दिया हुआ है 12 वोल्ट और K की वैल्यू 3.2 है। भी ना। अब इसी को हल करेंगे, आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 120 बटे 32। 120 और 32 को काटेंगे, अब जो आएगा 8 15 बटे 120, 8 चौको 32, यानी कि इसको काटेंगे तो 4 तियाँ 12, 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, इतना मीटर होगा। इसमें इस तरह का अगर सवाल हो तो 3 काम जरूरी है। मुख्य परिपथ में करंट कितना है, तार का विभवांतर क्या है और के, ये 3 जरूरी होता है निकालना। ये तो सीधा सीधा सवाल था जैसा हमें पीछे लगाया। अब 1-2 सवाल और हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं कि संतुलन, ये भी एक तो हो गया कि पोलैरिटी अगर सेम रहेगी तो हम संतुलन नहीं मिलेगा, अरे विपरीत रहेगी तो पोलैरिटी नहीं मिलेगी। एक चीज़ और है कि जो तार के विभवांतर से अगर अधिक विद्युत वाहक बल की सेल मिल गया तो भी संतुलन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए एक चीज़ हमेशा, दूसरी पॉइंट हमने लिखा था नोट में कि जो जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है उसका जो है इस बैटरी के विद्युत वाहक बल से कमी होनी चाहिए। कहने मतलब इस तार के विद्युत वाहक बल से ये कम होगा या उसके बराबर होगा तभी नापा जा सकता। अगर इस तार के विद्युत वाहक बल से ही ये ज़्यादा है तो संतुलन नहीं मिलेगा। उसी पे आधारित सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए जैसे ये सवाल है, कभी कभी माइनस इधर कर देता है, कभी कभी प्लस इधर, बैटरी का वो पोलैरिटी चेंज करके भी सवाल दे सकता है।
ए और बी है, 10 मीटर है और ये 40 वोल्ट दे रखा है ई, और यहाँ प्रतिरोध लगाया है 6 ओम का। यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया है, ये लगा दिया है 20 वोल्ट, और यहाँ से गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया है जी, और ये L1 पता करना है। तार का प्रतिरोध 4 ओम रखा है, तो इसमें यक्स पता कर दीजिए, वही L1 फाइंड करना है संतुलन की स्थिति में, है ना। मतलब कि जब गैल्वेनोमीटर संतुलित हो, मतलब जी के संतुलन की स्थिति में, यानी नल पॉइंट की स्थिति में, है ना, L1 बराबर क्या होगा। तो वही काम इसमें भी करेंगे, देखेंगे सारी चीज़ें। आई निकालेंगे, आई ई बटे आर, आर डैश स्मॉल आर, तो ई कितना है 40 वोल्ट है, आर 4 ओम है, आंतरिक ये 0, आंतरिक प्रतिरोध 6 है, बल्कि आंतरिक ही ज़्यादा है, तो 4 10 यानी कि 4 एम्पियर। बी निकाल लेना है, आई आर हो जाएगा, तो आई की वैल्यू 4 है, आर 4 है, यानी कि 16 वोल्ट। कहने का मतलब है कि 16 वोल्ट तक ही किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जा सकता है। ठीक, के निकालना चाहें तो भी निकल सकता है, बी बटे एल, ये है 16 बटे 10 मतलब वोल्ट पर मीटर, इसकी आवश्यकता नहीं। और देखिए हमारा E1 क्या है, वो 20 वोल्ट है। जाहिर सी बात है, इसका अगर हम संतुलन करेंगे तो संतुलन पॉइंट मिलेगा ही नहीं मिलेगा। अभी टोटल लंबाई 10 मीटर, अभी निकालना सोचेंगे कि L1 कितना होना चाहिए, कुछ 10 से ज़्यादा आने लगेगा। क्यों? क्योंकि जो तार का विद्युत वाहक बल है वो 16 है, और जिस सेल को हम नाप रहे हैं उसका 20 है, तो संतुलन नहीं मिलेगा। अभी देखिए, अगर हम संतुलन ये वाला सूत्र लगाएं तो इसीलिए सेल का विद्युत वाहक बल तार के विभवांतर से कम ही होना चाहिए, तभी संतुलन मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि अधिकतम नापा जा सकने वाला विद्युत वाहक बल जो होता है वो तार के ही विभवांतर के बराबर होता है। यहाँ से देखिए कि L1 हो जाएंगे, तो हमें L1 अगर निकालना है तो E बटे K हो जाएगा, और E1 तो E1 हमारा 20 वोल्ट है, K 10.6 है, यानी कि 200 बटे 16। इसे अगर हम हल करते हैं तो 16 एकम 16, 200 में भाग देते 16, फिर 4 बचा, 16 दूना 32, फिर 16 पचे 80, यानी कि 12.5 मीटर। तो बताइए, तार ही हमारा 10 मीटर का है, संतुलन हमें कहाँ मिलना है 12.5 मीटर, तो संतुलन नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये दो कंडीशन इसीलिए हमने शुरू में लिखवा दिया था कि पोलैरिटी सेम होना चाहिए, और जो सेल है, जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, उसका जिस विद्युत वाहक बल जो है वो विभवामी के तार के विद्युत वाहक बल से कम होना चाहिए। ठीक, संतुलन स्थिति प्राप्त ही नहीं होती, अतः संतुलन की स्थिति प्राप्त नहीं होगी। ठीक, तो इसमें संतुलन की स्थिति प्राप्त नहीं होगी।
चलिए अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको मिटा दिया जाए। एक सवाल और है कि सवाल चलिए एक सवाल है। पोलैरिटी सेम एक सवाल लगाते हैं जिसका पोलैरिटी दोनों का माइनस इधर कर देते हैं। जैसे ये है माइनस इधर हो जाएगा माइनस प्लस, और यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, कहीं भी जोड़ सकते हैं। ये 4 ओम का है, 40 वोल्ट की बैटरी है। थोड़ा सा हट के सवाल है। और ये भी है, ये 10 मीटर है। इसका प्रतिरोध 6 ओम दे रखा है, R बराबर। यहाँ पे 2 सेल लगी हुई है। इनके भी आंतरिक प्रतिरोध दे रखे हैं 2-2 ओम। ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, और इससे गैल्वेनोमीटर जुड़ा है जी। और ये संतुलित होता है, मान लीजिए तार के किसी एल्बम में लगाए। ठीक, तो इस पे हमें ये दिखाना है कि L1 की वैल्यू निकालना है। ठीक, जब G के संतुलन की स्थिति में L1 की वैल्यू क्या होगी। G के मतलब गैल्वेनोमीटर के संतुलन की स्थिति में L1 और क्या। देखिए संतुलन की स्थिति में है तो यहाँ से इधर करंट तो नहीं जाएगी, है ना। करंट तो आएगी जरूर, लेकिन इधर नहीं आएगी। यहाँ इसमें करंट बहेगी इस सेल के वजह से। ये करंट तो आकर के ऐसे घूमेगी, क्योंकि संतुलन है
और यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल सेम है, लेकिन यहाँ पे एक करंट बहेगी इस सेल की वजह से, क्योंकि हायर विद्युत वाहक बल का है, ये लोअर का है, तो जाहिर सी बात है ये करंट फ्लो इधर से इधर करेगी, इसमें केवल इसमें करेगी। तो जाहिर सी बात है L1 की वैल्यू निकालने के लिए ज़रूरत है कि ये सेल इतने पे जाके संतुलित हुई है, तो इन दोनों का जो विभवांतर क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक, तो E1 हमारा फाइनल E1 वही होता है ना, तो E1 को हम KL1 कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या, हालांकि देखिए यहाँ पे एक ही करंट फ्लो हो रही है, करंट जो है सेम है, तो इसका मतलब जो भी चीज़ जुड़ा है वो किस में जुड़ा है, कहने का मतलब है कि सीरीज में, ये दोनों सेल किस में जुड़े हैं, सीरीज में। क्यों सीरीज में हर सेल में एक ही करंट अगर जा रही है तो इसका मतलब है कि वो सीरीज में जुड़ा है, ठीक। तो जाहिर सी बात है कि इसमें अगर हम करंट पता कर लें, एक तो ये होगा कि इसमें हम करंट पता करके वो मालूम कर लेंगे कि हमारा K क्या है, ऊपर वाले में कि ऊपर वाले की करंट क्या है, उसे हम पोटेंशियल ड्रॉप पता कर लेंगे कि A B के बीच क्या है, पहले वो निकाल लेते हैं। तो हमारा I जो होगा वो E बटे होता है R प्लस R डैश, E हमारा 40 वोल्ट है, R जो है हमारा 6 ओम है, वो 4 ओम है, और ये तो 0 है, ये 4, तो हो गया 40/10 मतलब 4 एम्पियर की करंट बनेगी। तो B कितना है, हमारे तार का विभवांतर IR होगा, 4 गुणे कितना है 6 ओम में 24 वोल्ट है। विभव पतन हो गया यहाँ पे 16 वोल्ट का, यहाँ पे 16 वोल्ट का विभव पतन हो गया, तो 24 मिला, ठीक। अब हमें L1 निकालने के लिए सूत्र होता है E1 बराबर KL1, तो पहले हम K निकाल लें, तो K होता है V/L, तो V हमारा 24 वोल्ट है और L कितना है 10, यानी 2.4 वोल्ट आ गया। अब रही बात L1 निकालने के लिए, तो E1/K होता है। अब हम इसी को देखेंगे कि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है। E1 का मतलब है कि इन दोनों बैटरी का रिजल्टेंट क्या है ना, यानी कि इन दोनों सिरों का विद्युत वाहक बल क्या है, वही तो यहाँ पे हम रखेंगे, ये ध्यान देना है, वही क्या करेंगे यहाँ पे रखेंगे। अब ये दोनों सेल जो है सीरीज में जुड़ी हैं, दो आंतरिक प्रतिरोध है, तो इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं कि इसमें करंट कितनी बह रही। बिना करंट पता नहीं कर सकते कि यहाँ का विभवांतर, तो यहाँ का तो 0 होगा, क्योंकि ये 0 पे है, ये भी 0 पे है, 0 पे होगा 0 0, लेकिन ये पॉइंट किस पे है, ये ध्यान देना है ना। तो यहाँ पे आप किरचॉफ का लॉ लगा सकते हैं, या आप सीरीज वाला काम कर सकते हैं। ये दोनों सेल अगर सीरीज में जुड़े हैं तो 4 वोल्ट आएगा, इसमें करंट टोटल प्रतिरोध कितना है 4 ओम का, जाहिर सी बात करंट इसमें कितना बहेगी, अगर आप चाहें तो ऐसे लगा सकते हैं 10 - 4 टोटल प्रतिरोध 2 ओम 2, तो I बराबर हो जाएगा 4/4 मतलब 1 एम्पियर। उसी से पता चलेगा कि यहाँ का विभवांतर क्या है, वही तो E1 होगा, उसी विभवांतर से ये सेल L1 लंबाई पे संतुलित होगी। या आप किरचॉफ का रूल भी लगा सकते हैं, वो भी पता चल जाएगा। ये तो एक है ही है, किरचॉफ का रूल लगा सकते हैं, जैसे हम मान लीजिए ऐसे चल रहे हैं, ऐसे, तो यहाँ से चलिए देखिए माइनस से प्लस क्यों चल रहे हैं 10 वोल्ट, फिर ये करंट के डायरेक्शन में है, तो ये तो माइनस हो जाएगा 2 गुणे I, मान लीजिए करंट I है, I बह रही है, फिर यहाँ आए तो करंट ऐसे जा रही है, यहाँ करंट के ही डायरेक्शन में यहाँ हम लोग
तो भी -2 गुणे आई हो गया, और ये प्लस से हायर से लोअर जा रहे हैं तो -4 इक्वल टू 0। तो ये 10 माइनस यहाँ पे 4i -4 इक्वल टू 0। तो वही 4i इक्वल टू 4 हुआ, और ये 6 है ना, ये 6, तो ये 4 हुआ, तभी i बराबर क्या है 1 एम्पियर। जाहिर सी बात है जब इसमें करंट 1 एम्पियर है तो यहाँ से यहाँ का आप विभवांतर निकाल लीजिए, क्योंकि ये पता चल जाएगा कि 2 पॉइंट का विभवांतर क्या है, वही यहाँ का भी होगा। देखिए इसमें करंट 1 एम्पियर जा रही है तो दो यहाँ का विभवांतर 2 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 8 वोल्ट। हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, ड्रॉप हो रहा। अगर हम करंट के देखिए विपरीत जा रहे हैं तो यहाँ 6 वोल्ट है, तो प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो 2 वोल्ट का गेन होगा, तो 6 2 8, तो यहाँ का भी 8 वोल्ट होगा। ठीक, जैसे ये है 2 है, ये 6 वोल्ट, और हम करंट की इस डायरेक्शन ये, हम जा रहे हैं मान लीजिए इधर तक 0 है, 0 से इधर जा रहे हैं तो 6 है, तो माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं प्लस, और ये देखिए ये भी प्लस आएगा क्योंकि हम करंट के विपरीत चल रहे हैं 1, इस पॉइंट का हमें मिल गया। तो क्या होगा 6 2 8, यानी भी बराबर 8। हमने सिखाया है इधर से करते जाइए इस पॉइंट का, फिर करते करते यहाँ का तो हमें मिलेगा ही। जैसे ये B0 है, ये आ जाएगा, तो यहाँ का कैलकुलेशन करते करते यहाँ का जो वो होता है वो B के बराबर होता है। जैसे B प्लस ये बराबर, हमें को जहाँ जाना होता है उनको इक्वल करके करते हैं, ठीक है ना, तो वो 0। वही किरचॉफ का दूसरा नियम लगाना है यहाँ पे, ऐसा हमने बताया है। अब जाहिर सी बात है कि अब ये 8 वोल्ट से L1 लंबाई पे संतुलित होती है, तो अब हम यहाँ पे लगा सकते हैं L1 क्या हो जाएगा, ये 8 वोल्ट हो जाएगा, और K कितना है 2.4, L1 80/24, 8 से काट दो, 8 3 के 24, 8 10 में 80, 10/3, यानी इसको 3.33 मीटर पे जाके तो ये सवाल था, थोड़ा सा कंसेप्चुअल सवाल था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए तो आज का वीडियो लेक्चर बस इतना ही, और एक टॉपिक और बचा है मीटर सेतु, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो हम अगला आखिरी वीडियो लेक्चर है जिसमें मीटर सेतु, छोटा सा टॉपिक और उससे रिलेटेड सवाल, और भी हमें अगर कोई अच्छा सवाल एनसीईआरटी बुक का देखेंगे तो हमारे नज़र में एक सवाल है और उस पर कुछ क्वेश्चन है। अब से हम कोशिश करेंगे कि आगे का जो भी हम चैप्टर पढ़ाएं, आगे जो वो गतिमान आवेश है, चुंबकत्व है, तो उसमें हम जो है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का सवाल लगाएंगे और उसका एग्जाम्पल हल करेंगे। यानी एक वीडियो जो होगा हमारा उसके एग्जाम्पल पे होगा और एक वीडियो उसके एक्सरसाइज पे होगा, क्योंकि अब जो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारा जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो ख़त्म रहेगा, कम रहेगा, और थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा रहेगा। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल हैं उसे समझा दिया जाए, और एनसीईआरटी बुक का जो एक्सरसाइज है, जिसकी जो बुक आपके पास है, जो किताब का लास्ट में एक्सरसाइज दिया है उसका सलूशन आपको मिल जाए। तो हालांकि जो चीज़ मैं बता देता हूँ सवाल में, तो आपको उसके आधार पर सवाल को लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लगेगा, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज हल किया जाए।
ठीक। और हमें लगता है कि जितना सवाल मैंने विभुमापी पे बताया है, इसके आधार पे सारे सवाल लग जाने चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट होगा। तो एक सवाल हमारे नज़र में एनसीईआरटी बुक का लास्ट क्वेश्चन है, एक एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है। उसमें कुछ थ्योरेटिकल प्रश्न दे रखा है, तो उसे हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, जो लास्ट है। थोड़ा बीच बीच में हमें काम पड़ जाता है, तबीयत कुछ डाउन हो जाती है तो गैप हो जाता है, जैसे इसके पहले 2 दिन नहीं बन पाई वीडियो। हम भी कोशिश करते हैं कि रेगुलर रोज़ वीडियो बने। बड़े मुश्किल से 1 दिन गैप हो तो चलेगा, लेकिन 2-2 दिन गैप हो जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, क्या करें, व्यस्तता है, स्कूल भी देखना है और भी सारे घर के काम हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। और एक चीज़ कहना है कि आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, ये मेरी शुरुआत है। अगर मुझे आप इनक्रेज करेंगे तो इनक्रेजिंग कहाँ से मिलेगी, वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से मिलेगी। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो उससे मुझे एक एनर्जी मिलेगी, एक साहस मिलेगा और मुझे और आगे पढ़ाने की इच्छा करेगी। और मैं पूरा सिलेबस पढ़ाऊँगा, वैसे ऐसी बात नहीं है। और ये जब शुरू हो गया तो बंद नहीं होगा। तो जितने भी मेरे वीडियो देखने वाले हैं, जो भी देखते होंगे, तो प्लीज़ कम से कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए तो पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।